नमस्ते प्यारे बच्चों, अभिभावकों। मैं मोतीराम दड़िया, वरिष्ठ अध्यापक गणित। वरिष्ठ अध्यापक गणित आज आपके समक्ष मैथमेटिक्स के बारे में कुछ प्रश्न पत्रों को हल करने का विचार लेकर के आपके सामने आया हूँ। इसके सहयोग के रूप में मेरे परम मित्र दयानंद एजुकेशन ग्रुप के निदेशक महोदय श्री देवाराम जी ठोडिया, कल मुझे बताया गया कि एक प्रोग्राम करते हैं जो प्यारे प्यारे बच्चे दूर दूर डानियों के अंदर बैठे हैं, उन बच्चों तक मैथमेटिक्स का कैसे लाभ पहुंचाएं। तो हमने अचानक एक प्रोग्राम बना करके कल शाम का मैंने होमवर्क किया और इन्होंने फोन करते मैंने यस कर दिया, क्योंकि इनके पास में पूरी साधन सुविधा है। सभी बच्चे, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी विद्यालय को हो, सभी अभिभावकों को ये भय रहता है कि भाई मैथ्स जैसा पेपर छूट गया है। और अब की बार जो 2019-20 ये केवल मैं उन्हीं बच्चों के लिए प्रसारित कर रहा हूं जो बच्चे वर्तमान में 19-20 के अंदर कक्षा 10 में अध्ययनरत है। और उन बच्चों के वैश्विक महामारी के कारण 2 प्रश्न पत्र अभी होने बाकी है। एक तो है सामाजिक विज्ञान का, दूसरा है अपने गणित का। मैं आपके समक्ष केवल गणित का प्रश्न पत्र किस प्रकार का संभावित आएगा, इन प्रश्न पत्र को श्री देवाराम जी ठोडिया के द्वारा मुझे जो मार्गदर्शन दिया गया, उस मार्गदर्शन के अनुरूप मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि गांव गांव ढाणी ढाणी बैठे हुए सभी विद्यार्थियों के अंदर गणित जैसे कठिन सब्जेक्ट के प्रति जो भय व्याप्त है, उस भय से छुटकारा मिले। और मैं केवल आपकी तैयारी पूरी है, आपने पूरे वर्ष पर्यंत अध्ययन किया है और हर प्रश्नावली को, हर प्रश्नों को, उदाहरणों को मिलाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन मैं यहाँ आपको केवल शॉर्टकट रूप से बताना चाहता हूं कि ताकि आपको हनुमान जी की तरह वापस शक्ति याद आ जाए कि भाई मुझे ये चीजें सब वापस करना है। और एक बार आपका तो रिवीजन हो जाए तो फिर अपने आराम से आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं यही आशा और अपेक्षा करता हूं कि प्रत्येक बच्चे इस 50 मिनट के वीडियो को या 1 घंटे का जो भी वीडियो बनेगा, मैं केवल आपको लगभग 25 अंकों का मैटर आपके समक्ष आज प्रस्तुत करता हूं। और आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप इसको शानदार तरीके से और अनुशासित रह करके और टाइम टू टाइम इसको, तब बात मजादारी होगी कि आप इस वीडियो को पूरा क्लियर करें, एकदम सीखें, प्रश्नों को नोट करते रहें। और फिर आपको रफ कॉपी में, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना आप अपने हाथ से मिलाएंगे उतना ही आपको इजी होता रहेगा। याद करने से नहीं होता है, मैथ्स एक ऐसी है, फिर आपको ज्यादा प्रैक्टिस होने के बाद में आप चुटकियों से मैथ्स को प्रश्न हल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक तो पहली प्रश्नावली बताऊंगा, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, ये 5 प्रश्नावलियां प्लस एक 70 प्रश्नावली, ये कुल मिलाकर के लगभग प्यारे बच्चों 25 नंबर के प्रश्न इसमें से कवर होते हैं। और इनको ऊपर आपको फोकस करना है। फिर आने वाले टाइम के अंदर अगले प्रश्नों को और देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 2018 के अंदर यहाँ लिखूंगा मैं प्रश्नावली, यहाँ प्रश्नावली लिखूंगा, इस प्रश्नावली लिखूंगा भी कौन सी में किसमें से है। पहली प्रश्नावली है वैदिक गणित। वैदिक गणित में लगभग आपके 4 अंकों के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे 2018 में क्या आया, फिर अपन देखेंगे 2019 में क्या आया, फिर आया कि 2019 की पूरक में क्या आया। फिर अब आपको भी आराम से पता लग जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो संभावित होने वाले 2020 के अंदर। 2018 का पेपर बताने से आपके क्लियर हो जाएगा। एक पेपर बताने का मतलब होता है पूरी किताब का रिवीजन होना। ये आपके 2018 का प्रश्न पत्र है, 19 का पूरक वाला, तो पूरी प्रश्नावली का रिवीजन हो जाएगा। और फिर आप आराम से सभी प्रश्नावली प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक नंबर का आया 31 सही 1/6 इंटू 31 सही 5/6 का गुणा करने में केवल आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये केवल वीडियो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने 19-20 के अंदर अध्ययन किया है। ऐसे नहीं कि जो कक्षा 9 पास होकर के अभी कक्षा 10 में आई है, उनके थोड़ा क्लियर नहीं होगा। आपने वर्ष पर्यंत अध्ययन कर लिया है, इसलिए आपके एक झटके में आ जाएगा समझ में। सूत्र एकाधिके पूर्वेण के द्वारा, यदि मैं इसको छोटे रूप से लिखूं तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
एकाधिकेन पूर्वेण के द्वारा इसको गुणा करना है। तो मैं यहाँ पर्सन लिखते जाऊंगा, यहाँ एक क्लियर करता जाऊंगा। एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक करना। 31 इंटू 31 नहीं, 31 इंटू 31 नहीं करूंगा, 31 इंटू 32 अगले कॉलम में 1/6 इंटू 5/6। आराम से बिना गलती के आप इन दोनों को गुणा कर दो और दोनों को शामिल करके लिख दो। लिखने की शैली भी आपके अंकों का मार्ग है। जो कॉपी चेक करने के लिए आती है उसके साथ में की आती है, उसमें की का मतलब होता है स्टेप के नंबर मिलते हैं। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि उत्तर मिल जाते हैं, कहते पूरे में से पूरा आता है, ऐसे विद्यार्थी नहीं। कॉपी चेकर को पूरी विधि, जैसे आपको मैं पूरा विधि समझा रहा हूँ, बीच में से स्टेप खा जाता हूं तो आपके भी समझ में नहीं आता है। उसी प्रकार यदि आप परीक्षा के अंदर उत्तर लिखते समय कोई बीच का स्टेप खा जाते हो तो फिर आपको पूरा अंक नहीं मिलता है। इसमें भी जैसे 1 अंक का प्रश्न है तो आधा इंटू आधा, ये आपको 1 नंबर का दिया जाता है। इस प्रकार आपको पूरा स्टेप लिखना है। दूसरा प्रश्न है 1/x - 3 प्लस 1/x - 7 बराबर 1/x - 1 प्लस 1। ये आपको पता है 1.4 में से है। इस प्रकार के जो समीकरणों को सोल्व करने वाली विधि गणित के अंदर ये बीच के अंदर बराबर का चिन्ह है, ये कहलाता है बायां पक्ष, ये कहलाता है दायां पक्ष। इसको वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष भी कहते हैं। सबसे पहले अपन इसका अवलोकन, किसी भी गणित के प्रश्न को आप जब तक आप इसको क्लियर नहीं करते हो, समझ में नहीं आता, तब तक आपको पेन नहीं उठाना चाहिए। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, प्रश्न को फटाफट पेन स्टार्ट कर देते हैं, फिर कटिंग हो जाती है। नहीं, पहले इसको देखो, आपको अवलोकन करने से कीप साइलेंट आपको 3.25 घंटा मिलेगा। आपको लगभग आधा घंटा लास्ट के अंदर कॉपी का रिवीजन करने का भी मिल सकता है। इतना कोई बोर्ड का पैटर्न आता है वो बिल्कुल सटीक पैटर्न आता है। इसको देखने से पता चलता है कि अंश समान है। फिर देखते हैं हर को, बाएं पक्ष के हर को देखें 2x - 10, दोनों की जोड़ करें। दाएं पक्ष के हरों की जोड़ करें 2x - 10। इसको अपन को पहले पढ़ा हुआ है, अपन को पता है। ये लिखना है कारण दोनों पक्षों में अंश एक समान है और दोनों पक्षों में हरों का योग भी एक समान है। हरों का योग भी एक समान है और ये हरों का योग है कितना वो भी लिखना है। अतः किसी के एक मान को शून्य करने पर, तो किसी, क्योंकि दोनों का मान एक समान है इसलिए किसी को भी शून्य कर दो, 2x बराबर पक्षांतर कर दो और x बराबर 10 के अंदर 2 का भाग दे दो और अंत में अपन को लिखना है अतः x बराबर 5। ये ऐसा आपको पसंद करना है, तब जाकर के आपको पूरा अंक मिलेगा। स्टेप नहीं खाना चाहिए। और तीसरा इसके अंदर आया है, इसका वर्गमूल निकालना है और वो भी द्वंद योग के द्वारा। द्वंद योग के द्वारा इसका वर्गमूल निकालना है। लेकिन अब की बार क्या हुआ, थोड़ी बहुत विधि गणित के अंदर जो भी चेंजेस किया गया है उसके अंदर इसमें इनका वर्गमूल वाला टॉपिक ये थोड़ा घटा दिया गया है। अपन कोई दूसरी किताब में से अपन करेंगे तो अपन को इसमें से पता चल जाएगा। ये आपके क्लियर हो गया 2018 का। एक बार वापस देखो, एक प्रश्नावली आपको मुक्त जबानी याद हो जाएगी। जैसे अपन पहली क्लास में पढ़ते थे और उनको मिलाते थे कि के कबूतर से लगा करके गे ज्ञान जी तक, उसी प्रकार आपको एक प्रश्नावली में एक टॉपिक याद हो जाएगा। पहली प्रश्नावली का नाम आता है, आपको पता चल जाएगा कि पहली प्रश्नावली में क्या क्या टॉपिक है, एक झटके में पूरा याद हो जाएगा। जैसे किया गया ये हो गया 2018 का प्रश्न और इनको पूरा का पूरा सोल्व भी करा दिया। तीसरा आया है 68-89 का द्वंद योग द्वारा वर्गमूल। मैं आपको शॉर्टकट के अंदर बता। अब अपन लेते हैं 2019 में, तीनों प्रश्न पत्र आपके समक्ष होगा, तब आपको इस 2019 में आया है द्वंद योग द्वारा वर्ग करो। 62 का वर्ग करना। वर्ग का मतलब होता है उस संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करना, स्क्वायर, जैसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। और ये अब की बात थोड़ा टॉपिक हट गया। इसी में दूसरा, आप मेरी बात को ध्यान देना, पूरे A to Z एक प्रश्नावली में क्या क्या है मुक्त जबानी आपको याद करना है। दूसरा ये x + 1 x + 2 बराबर x - 5 x - 6।
इसको देखने से पता चलता है कि ये 1.4 में से है। ये उसके अंदर x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी और x प्लस डी, और उसके अंदर दो x वाला क्या लगा देंगे, सूत्र। और तीसरा है उपसूत्र अनुरूपीण द्वारा घनफल ज्ञात करना। उपसूत्र अनुरूपीण के द्वारा घनफल ज्ञात करना 42 का। ये अपनी बात थोड़ा चेंज कर दिया है, इसको भी अपनी बात चेंज कर दिया है। इसमें वर्ग और घन की केवल एक ही विधि है। कौन सी विधि है, निखिलम की विधि, नई किताब के अंदर। और ये उसी के अंदर है जो अपन ने x प्लस ए, एक्स प्लस बी, कोष्टक x प्लस ए इनटू कोष्टक x प्लस बी बराबर कोष्टक x प्लस सी कोष्टक x प्लस डी, इसके द्वारा a का मान, b का मान, c का मान और d का मान। ये हो गया 2019 का। और अब अपन बात करते हैं पूरक 2019। 2019 की जो पूरक परीक्षा हुई थी उसके अंदर कौन कौन से, नंबर 1 पहला आया है उपसूत्र या गुणम ताव गुनी द्वारा 33 का वर्ग करना। इसमें भी वर्ग आया, इसमें भी वर्ग आया, लेकिन विधि अलग है। दूसरा इसके अंदर आया सूत्र शून्यम संज्ञ विधि के द्वारा हल करो। आप थोड़ा इसको गंभीरता पूर्वक और 40-50 मिनट के अंदर ये देखो, ये विधि है। मैं जितने आप खुद मिलेंगे उतने भी आपके ज्यादा से ज्यादा अंक आएंगे। और जो विषय अपन को ज्यादा पढ़ने के अंदर फिर अपना रुचि हो जाती है, फिर वो विषय अपना आप इजी हो जाती है। इन दोनों को देखने से पता चलता है कि अंश दोनों में एक समान है, इस तरफ का कोई पक्ष नहीं है, इसलिए हरों का योग करके शून्य करने पर हरों का योग किया तो 5x प्लस 8 प्लस 4x प्लस 10 बराबर आ गया 9x प्लस 18, और इसको 0 करने पर 9x बराबर आ गया -10, तो x बराबर आ गया -2, और लास्ट में लिख देगा x बराबर -2। ये आपको पूरी विधि से। और इसमें तीसरा विधि है सूत्र निखिलम के द्वारा, सूत्र निखिलम विधि। सूत्र हाँ टोटल लिखेंगे, यहाँ तक लिखने, यहाँ तक तो एकदम होते हैं यहाँ तक। सूत्र निखिलम विधि के द्वारा घनफल करना है 105 का, ये घनफल करना है 105 का। ये देखो, अब इनको अवलोकन करो। नंबर 1 2018 में एकाधिक पूर्वेण के द्वारा गुणा करो, इनको हल करना, वर्गमूल निकालना, दहुदियों के द्वारा वर्ग करना, समीकरण को हल करना, उपसूत्र अनुरूपण के द्वारा, उपसूत्र या गुणिता गुणी के द्वारा समीकरणों को हल करना, इसके द्वारा सूत्र निखिलम घनफल किया। ये अब की बार भी नई किताब है, उसके अंदर भी ये प्रश्नावली में है। अब इसको अवलोकन करने के बाद, अवलोकन करने का मतलब है नंबर 1 2018 का पेपर अपने आ गया, अपन को याद भी हो गया एक बार बताने के बाद में। 2019 के अंदर जो भी प्रश्न पत्र आया और 2000 पूर्व के अंदर भी यही आया, 19 के अंदर वो भी अपन को याद हो गया। अब अपन इसके द्वारा आंकलन लगाते हैं संभावित प्रश्नों की। 2020 के अंदर इस प्रश्नावली में से क्या टॉपिक रह गया है और किस प्रकार का आ सकता है, मैं मेरे हिसाब से बताना चाहूंगा। इसको एक बार मैं मिटा दूं और उसके बाद में जो 4 नंबर के आते हैं संभावित प्रश्न, ये तो मैं एक प्रश्नावली का मैंने रिवीजन बताया है, और रिवीजन यानी कि पूरी एक प्रश्नावली के अंदर जो अपने आए हैं 2018, 19 और पूरक। अब मैं आपके समक्ष टॉपिक है अपना संभावित, मेन चीज ये है, लेकिन इसकी भूमिका बताने के लिए, आपको बताने के लिए ये आया। सबसे पहले इसके अंदर जहां तक संभव है, एक तो वर्ग करना और एक घनफल करना, और नंबर 3 दवजांक। ये जहां तक मेरा आइडिया है, मेरा अनुमान है, वर्ग और घनफल का केवल एक ही सूत्र है, वो भी कौन सा है, निखिलम, जो अभी अपन ने पढ़ा है। और निखिलम के अंदर किसी भी संख्या का वर्ग करने का सूत्र है, अपन को पता है, संख्या प्लस विचलन, और यहां लिख देंगे विचलन का स्क्वायर।
संख्या प्लस विचलन, यहाँ लिख देंगे विचलन का, और जो भी संख्या वो बताएंगे उसका अपन स्क्वायर कर लेंगे। आप उदाहरण देख लेना। ये घनफल के अंदर आता है किसी भी संख्या का, मैं देखो शॉर्टकट के अंदर चलेंगे तब अपन 50 मिनट के अंदर लगभग पूरी प्रश्नावली 5 प्रश्नावलियों को कवर करना है, और आपको भी पूरा ताजा है क्योंकि आप वर्ष पर्यंत अध्ययन कर चुके हैं। और मैं आशा और यही अपेक्षा करता हूं कि आप, यदि मैंने ये प्रश्नावली को 10 मिनट पढ़ाया है तो आप घर पे इसको 1 घंटा दीजिए और पूरा का पूरा आप क्लियर हो जाएगा। घनफल के अंदर होता है कि संख्या की घात 3, क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक मेरा पढ़ाएगा कोई प्रकार की कोई बात सार्थक नहीं होगी। अच्छे अंक अर्जित करने हैं और आपके पास में पर्याप्त टाइम भी है। ये घनफल हो गया। घनफल के अंदर अपन को पता है कि 3 बार गुना करना पड़ता है, इसलिए खंड भी कितने बनेंगे, 3 खंड बनेंगे। वर्ग के अंदर स्क्वायर होता है, 2 बार गुना होता है, 2 संख्याओं का गुना होता है, इसलिए 2 कॉलम बन जाएंगे। इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, यहां लिख देंगे 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और यहां लिख देंगे विचलन की घात 3, और ये हो गया घनफल। और ध्रुवजांक भाग, अब मैं इसकी बात के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये मेरे हिसाब से 99 इन तीनों टॉपिकों में से, और 1/2 समीकरण तो अपन ने पढ़ा था कि 2018 वाला भी आ गया, 2019 वाला भी आ गया, पूरक में भी आया था। यानी लगातार 3 सालों से समीकरणों को हल करने की अलग अलग विधियां हैं। वो एक नंबर का प्रश्न आता है, वो भी उसके अंदर आता है। मैं आपको मोटा मोट के अंदर इसके अंदर आपको देखना। अब आता है ध्रुवजांक। बच्चे क्या करते हैं कि जो ठीक ठाक मीडियम क्लास के होते हैं, वो भी जो इंटेलिजेंट भी नहीं होते हैं, वीक भी नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं कि ध्रुवजांक भाग के अंदर गलती कर देते हैं। और गलती करने के चांस भी कब होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी संख्या फिर 1 बार भाग चला जाता है, फिर अपन 4 बार भाग दे देते हैं, फिर अपन आगे जाते हैं तो उसका वो माइनस में आ जाता है, फिर इसको काट करके फिर यहाँ कहते हैं यार 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। इस प्रकार की समस्या की परीक्षा के अंदर आपको बहुत टाइम कम मिलता है, और उस टाइम की एक सेकंड की यदि आपको बचत करनी है तो मेरा आइडिया यही है कि जो कॉपी का अंतिम पृष्ठ है उसके अंदर अपन जो कार्य करते हैं रफ कार्य के अंदर अपन इनका भाग दे देंगे। जैसे 12345 है, 12345 के अंदर 91 का भाग देना है, कौन सी विधि से, ध्रुवजांक विधि से। तो अपन क्या करेंगे, अपनी विधि जो अपन पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास के अंदर पढ़े हैं उसके अंदर पढ़े हैं, तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे कि उस विधि के अंदर 91 ये भाग अपन 12345 के अंदर दे देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा भागफल और यहाँ पर आ जाएगा शेषफल, ताकि अपन परीक्षा के अंदर जो प्रश्न करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की गलती होने की संभावना नहीं, और अपन पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाएंगे कि ध्रुवजांक विधि अपने एकदम क्लियर कट है। और ये विधि अपन ने पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी तक पढ़ा है, और ये एक झटके के अंदर इसमें उतर आ जाएगा और अपन को पता चल जाएगा वो ध्रुवजांक विधि एकदम शॉर्टकट से। ये आपके पहली प्रश्नावली जो 4 अंकों की, उसके अंदर वर्ग ज्ञात करना, उसके अंदर घनफल ज्ञात करना, और ये ध्रुवजांक विधि के द्वारा इसको भाग करना। मेरे ख्याल के अंदर मेरा जो भी अनुमान है, और मैं आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप इन प्रश्नों को हल कीजिए, उदाहरणों को हल कीजिए। और ये एक ऐसी प्रश्नावली है, प्रत्येक प्रश्न की आवश्यकता नहीं, आप एक प्रश्न हल कर सकते हो, उदाहरण हल कर सकते हो, तो आगे वाले प्रश्नों को हल नहीं करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे अपन को वर्ग करना है, जो विद्यार्थी पवन का वर्ग कर सकता है वही विद्यार्थी बेहतर का वर्ग कर सकता है। जो विद्यार्थी 105 का घन कर सकता है वो 107 का भी घन कर सकता है, यानी दूसरे इस प्रकार के करने की आवश्यकता नहीं। इसी के अंदर एक आता है उप आधार वाला। उप आधार का मतलब होता है, आधार यथा होता है 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, बीच के अंदर नहीं होता है। जैसे कोई तो संख्या नहीं 52, तो अपन को देखते ही पता चलता है कि ये संख्या नहीं तो आसपास है 10 के, नहीं आसपास 100 के, नहीं आसपास 1000 के हैं, ये उप आधार वाला कहलाता है। तो इसके अंदर अपन को आधार तो 10, और उप आधार का मतलब होता है कि 10 को कितने से गुणा करेंगे ये संख्या 50 के आसपास हो जाएगी, तो उप आधार का अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो उप आधार वाले में क्या करना है, वर्ग करने के लिए इस कॉलम के अंदर उप आधार को अंक से गुणा करना है। उप आधार का अंक 5 हो गया, ये याद हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा। उसी प्रकार आता है घन। घन के अंदर जैसे अपन को कहते हैं 100 या 427 का अपन को क्या करना है, घनफल करना है। तो ये संख्या अपन को आधार मानना है, आधार 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, ये नहीं तो इसके आसपास है, इसलिए ये क्या मानना पड़ेगा, उप आधार वाला मानना पड़ेगा। और आधार मान लेंगे 100, उप आधार मान लेंगे 4, और फिर ये संख्या 427 के आसपास हो जाएगी। और इसके अंदर 3 कॉलम है, 2 कॉलम वाले में तो पहले कॉलम में केवल उप आधार के अंक से भी गुणा करना है, और 3 कॉलम वाले में क्या करना है, पहले कॉलम के को उप आधार के अंक के स्क्वायर से गुणा करना है, और दूसरे कॉलम के अंदर केवल उप आधार के अंक से गुणा करना है।
और तीसरे कॉलम से किसी भी प्रकार की गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। ये उपाधार वाला है और इसको आप आज जाते ही पहला काम आपको यही करना है कि ये पहली प्रश्नावली के 4 अंक, और यदि इन प्रश्नों को आप हल कर लेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये 4 अंक आपकी जेब में होंगे। अब लेते हैं दूसरी प्रश्नावली। शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, थोड़ा बहुत आप इसे मत तो सोचना कि ये जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से आपको पूरा वर्ष पर्यंत पढ़ाया है। अब तो केवल आपका रिवीजन कराना है कि आप जल्दी से जल्दी ऐसा क्या है। अब आता है प्रश्नावली दूसरी। प्रश्नावली दूसरी है वो बहुत इजी प्रश्नावली है और लगभग अपन कक्षा 9 में भी इनके बारे में पढ़ा है। और अपन देखते हैं 2018 का प्रश्न। 2018 के अंदर इसमें से क्या प्रश्न आया है। शॉर्टकट के अंदर पहला प्रश्न आया है, इसके अंदर 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल बताओ। 1 नंबर का प्रश्न है। 196 के अपन जैसे छठी साथी के अंदर अपन ने 196 के अभाज्य गुणनखंड पढ़ लिया और ऐसे अपन ने सोल्व कर दिया। मैं पूरा ऐसे नहीं बता करके कितनी बार चला जाएगा, 9 बार चले जाएगा ये निकाल। ऐसे अपन करते करते पहले ये करते थे 2 × 2 × 2 × इस प्रकार। आजकल ऐसे नहीं करना है, 2-3 बार आ गया तो ये लिख लो, 3 बार आ गया ये मैं इसके नहीं बता रहा, कैसे बता रहा हूँ। और लास्ट में सपोज करो कि मान लिया यही आ गया, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ और किसी भी बात। और इनकी घात अपन को ये 7 नहीं है, यहाँ पर कम से कम 7 एक याद रखनी है, मन में रखना है कि भाई 7 की घात 1 है, यहाँ पर 7 नहीं है, 7 की घात 1। क्योंकि 7 की जगह यदि 1 नहीं हो क्या करते हैं, शून्य। तो किसी भी संख्या की घात यदि शून्य होते तो उसका मान 1 हो जाता है। यहाँ पर घात 1 मानना है और फिर ये क्या है कि घातों का योगफल याद करो। यहाँ पूरा लिखना स्टेप, घातों का योगफल बराबर 3 + 4 + 7 का 1। तो कुल मिलाकर के घातों का योगफल कितना हो गया। पूरे प्रश्न को हल करते समय आपको स्टेप बीच में खाना ही नहीं है, स्टेप खाते ही आपके अंक कट जाएंगे, प्रत्येक स्टेप पे आपके अंक होते हैं। ये तो आ गया पहला सवाल। इसी प्रश्नावली में दूसरा प्रश्न आपके यहां पर आता है, यदि 2 व्यंजकों का गुणनफल, मैं आपको शॉर्टकट में लिख रहा हूं, यदि 2 व्यंजकों का गुणनफल, 2 व्यंजकों का मतलब एक तो होता है px और एक होता है qx, उनको गुणा करने पर 525 आता है। और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बेशक वो 5 हो तो एलसीएम याद करो। सबसे पहले आपको क्या करना है, गणितीय भाषा में हर प्रश्न को हल करते समय मैं आपको और बता देता हूं, जब पूरी किताब पूरी हो जाएगी, जो प्रश्न पढ़ते हैं उस प्रश्न को गणितीय भाषा में आप लिखते जाइए। बेलन वाला है, आयतन वाला, शंकु वाला, क्षेत्रफल वाला, जो भी है आप उसको, जब तक आप प्रश्न को गणितीय भाषा में नहीं लिखेंगे तब तक आपकी गलती होने के चांस होते हैं। अब देखो अपन ने इसको प्रश्न को पढ़ लिया और गणितीय भाषा में लिख दिया, सावधानी पूर्वक लिखना है 525। और अपन को सूत्र पहले से याद है, 2 व्यंजकों का गुणनफल बराबर होता है लेस से इनटू मेस 2। तो अपन को ये ज्ञात करना है, इनका गुणनफल के अंदर इसका भाग दे देंगे, ये ज्ञात करना है, इनके गुणनफल के अंदर इसका भाग दे देंगे, एक संख्या ज्ञात करनी है, एक व्यंजक ज्ञात करना है, इनके गुणनफल के अंदर एक संख्या का भाग दे देंगे। अब इसको अपन को क्लियर कट है, सूत्र लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ लिखेंगे x, ये अपन को याद करना है, इसलिए यहाँ पर शॉर्टकट के अंदर px × qx, px का मतलब पहला व्यंजक, दूसरा व्यंजक बटावा HCF बराबर, दोनों का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, ये और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। तो आपके कहीं भी प्रकार की गुंजाइश नहीं होगी कि कोई पाव अंक भी कट जाए, और कहीं पर भी कटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको यहाँ पर कटना नहीं आता है तो अपने पेज का रफ कॉपी का लास्ट पेज है, वहां पर आप जाइए और उसके अंदर आराम से भाग लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए। ये हो गया दोस्त, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ 2018 का जो प्रश्नावली 2 है उसमें से क्या क्या प्रश्न आए हैं। ये देखो, ये आया 1 नंबर का, ये आया 2 नंबर का, ये 3 में से 3, ये आ गया आपके समक्ष 2018। अब देखते हैं, ये तो एकदम क्लियर कट है। 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात करो, तो 196 के अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे, फिर उनको एक ही संख्या 2 बार आती है, 3 बार आती है तो उसको घात के रूप में लिख देंगे, फिर उनकी घातों का योग कर देंगे। ये आ गया जो अपन ने लिख लिया। अब आता है 2019, इसी प्रश्नावली में से, ये प्रश्नावली में कोई चेंज नहीं है, अपन ने जो पहली प्रश्नावली पढ़ी थी उसमें थोड़ा सा चेंज है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, इसलिए आप इसको आराम से देखें भाई क्या प्रश्न आ सकता है। 2019 के अंदर पहला प्रश्न आया 68 एवं 119 का मिश्रण ज्ञात करो।
और ये अपन ने कक्षा 6-7 में भी पढ़ा था। क्या करना पड़ेगा अपन को? सबसे पहले यहाँ 68 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अंशवर, लिखने की शैली के भी नंबर मिलते हैं। कॉपी आपकी आकर्षक लगनी चाहिए ताकि कॉपी चेकर वाले को आराम से पता चले कि विद्यार्थी इंटेलिजेंट है, कोई कमी नहीं है। तो 68 के अपन ए बाजी गुणनखंड कर लेंगे, 119 के ए बाजी गुणनखंड कर लेंगे। कोई संख्या 2 बार आ गई 3 बार आ गई तो उसको घात के रूप में लिख देंगे। और फिर अपन को मेष शब्द लिखना है। तो इसका मतलब है जो संख्या उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ घात में उभयनिष्ठ कौन होता है? जो घात सबसे छोटी होती है। जैसे यहाँ पर 2 की घात 4 आ गई, यहाँ पर 2 की घात 2 ही आई। इनका उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में, तो सबसे छोटी घात 2 की घात 2 ले लेंगे, ऐसे यहाँ पर मेष शब्द लिखेंगे। और जो संख्या उभयनिष्ठ नहीं है उनको लेने की आवश्यकता नहीं। ये अपने छठी सातवीं में पढ़ रखा है, लेकिन लिखने की शैली आपको आना चाहिए। फिर अगला आता है दूसरा सवाल। दूसरा आता है कि सिद्ध करो कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ये अपन ने उसके अंदर पढ़ा है और इसके अंदर सबसे पहले अपन को मानना पड़ेगा, माना कि ये 7√5 वो एक परिमेय संख्या है। वो परिमेय संख्या दो पूर्णांकों के अंश और हर के रूप में लिखी जाती है। ऐसी संख्या जिसको P/Q रूप के अंदर लिखा जा सकता है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। पहले अपन को इसको परिमेय संख्या मानना है, फिर इसको उसकी भाषा लिखते लिखते लास्ट में कहना है कि जो अपन ने पहले माना था वो विरोधाभास है। शायद ये आपको इसके अंदर आ जाएगा। ये आ गया आपके इसके अंदर ये 2019 वाला। 2019 वाला भी मैंने सोल्व करा दिया है और आप अपनी कॉपी के अंदर ऊपर के ऊपर नोट कर लेना। मैं आराम से आपको दिखा रहा हूं। अब आता है पूरक परीक्षा 2019। पूरक परीक्षा 2019 के अंदर इसमें से आया था पूरक परीक्षा के अंदर ये आया, इसके दशमलव प्रसार करने पर कितने दशमलव के बाद में इनका पूरा अंत हो जाए, ये कितने तक चलेगा, यानी कितने। मैं आपको अपनी भाषा में समझा दूं कि इसको 7 को 3 बार गुणा करें, इनको गुणा करें, फिर इसमें भाग देवें, तो ये बताइए कि आप पॉइंट के बाद में कितनी संख्या आ जाएगी। 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आ जाएगी, भाग ये बता है। तो अपन को पूरा भाग देकर के नहीं करना है। ये अपने एक परिमेय के द्वारा सिद्ध कर लिया है कि अंश चाहे कैसा भी हो, यदि हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में हो तो वो शांत दशमलव होता है। शांत का मतलब होता है कि भाग देने के बाद में लास्ट के अंदर शेषफल शून्य आ जाता है, और जिसमें भाग देने पर शेषफल शून्य नहीं आता है वो अशांत दशमलव कहलाता है। इसके अंदर क्या करना है, अपन को इसमें क्या करना है, 5 और 2 की घात बराबर होनी चाहिए। इसलिए 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पर घात एक समान हो जाएगी चाहे कितनी भी हो। 2 की घात कम पड़ती है तो उसको भी इक्वल करना है, 5 की कम पड़ती है तो उसको भी बराबर करना है। यहाँ 5 की घात 3 हो गई, मैं शॉर्ट कट बता रहा हूँ। यहाँ 2 की हो गई तो 2 की घात 1 कम पड़ गई है तो ऊपर भी 1 2 से गुणा कर देंगे, नीचे भी 2 1 से गुणा कर देंगे। और ये ऊपर वाला तो अंश तो ये आ गया, और नीचे वाला 2 की घात भी 3 आ गई, 5 की घात भी 3 आ गई। लगभग इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हर के अंदर 2 और 5 की घात दोनों को बराबर करना पड़ेगा। और ये यहाँ पर यूं लिख देंगे, यहाँ पर केवल यूं लिखेंगे, और ये जो भी गुणा होगा हो जाएगा। लेकिन इसको गुणा करने पर ये 1000 होगा। 1000 होने का मतलब है 3 छोड़ करके पॉइंट लगा दिए, 3 छोड़ करके, इसलिए कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद में कितने अंक होगा, 3 अंक होगा। दशमलव के बाद में कितना अंक होगा, दशमलव के बाद में 3 अंक होगा। ये पहला सवाल, कितने संख्या के बाद में इसका अंत। दूसरा सवाल, इसी का अपन दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं। किसी खेल के मैदान के वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने पर A को 8 मिनट लगता है। A को 8 मिनट लगता है, और उसी मैदान के एक चक्कर लगाने पर B को पूरा करने पर 10 मिनट लगता है।
तो वो एक ही समय एक ही स्थान से चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं, तो पुनः वो उस स्थान पर कितने समय के बाद में मिल जाएंगे प्रारंभिक स्थान पर। ऐसे के अंदर अपन को क्या करना है, ऐसे पर इन संख्याओं का क्या लें, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए 8 व 10 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 8 के भी टुकड़े कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड, 10 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, और एक भी छोड़ना नहीं, और ये आ जाएगा और यहाँ पे ऐसे निकाल लेंगे, और जो एलसीएम हो जाएगा उस एलसीएम को उतर आ जाएगी। इतने मिनट लास्ट में लिख रहा है, अतः इतने मिनट के बाद के अंदर पुनः वो उसी स्थान पर मिल जाएंगे। ये आपके हो गया। देखो एक बार वापस देखो आप शॉर्ट, ये मैंने 2000 ये अपन कौन सी प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, अपन प्रश्नावली पढ़ रहे हैं दूसरी प्रश्नावली 2018, 2019, पूरक 2019, और अब अपन लेते हैं 2020 में क्या प्रश्न आ जाता है, इसमें आपको क्या सीखा। ये 3 साल का प्रश्न पत्र बताने का मतलब हो गया पूरी किताब का प्रश्नावली का रिवीजन। इसके अंदर शॉर्टकट के अंदर 196 अभाज्य गुणनखंड घातों का योग बताओ। दूसरा बताया था px इंटू qx कितना है, तो एलसीएम 5 है, तो एलसीएम बताइए। इसमें आया था 68 और 119 का एलसीएम ज्ञात करो। इसके अंदर आया था सिद्ध करो कि 7√5 एक के परिमेय संख्या है। इसके अंदर आया था कि इसको कहां तक ये करेगी, इनके कितने अंकों के बाद में अंत हो जाएगा, ये बताया कि दशमलव का प्रसार करने के बाद कितने अंकों के बाद के अंदर अंत होगा। और दूसरा आया कि किसी खेल के मैदान में ए को चक्कर लगाने के लिए 8 मिनट लगते हैं और बी को चक्कर लगाने के लिए 10 मिनट लगते हैं, तो एक स्थान से एक ही टाइम वो यदि चक्कर लगाना स्टार्ट करे तो वापस कब मिलेंगे, ये आपके समक्ष पूरी प्रश्नावली है क्लियर। और ऐसा ही आता है बोर्ड का पेपर लगभग पैटर्न पर आता है ब्लू प्रिंट पर। तो आपको इसको देखो कि 2018 वाले आपको प्रश्न याद हो गए। अब आपके जगह 100 यदि चिन्ह की जगह कोई संख्या चेंज करेगा तो भी आप इसको निकाल सकते हैं। इसमें संख्या चेंज करेंगे तो भी आपको इसको पहले क्या लिखना है, गणितीय भाषा में लिखना है, और गणितीय भाषा में लिखने के बाद में अपन को सोल्व करना है। और ये आ गया। अब जहां तक आइडिया है मैं आपको बता देता हूं, हाँ इन्हीं को याद करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मैं बता रहा हूं वही याद करना है, ये तो आपको लगभग याद हो गए, पहले से याद है। मैंने एक बार इनके ऊपर फोकस डाल दिया तो आपको लगभग 90% याद हो गए। अब आपको विशेष फोकस इन पे देना है। पहला जहां तक संभव है मेरा पहला क्वेश्चन ये है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, चाहे तो ये प्रमेय पूछ ले रहे हैं, चाहे इस प्रमेय के ऊपर आधारित सवाल पूछ ले रहे हैं। ठीक है, प्रमेय, ये प्रमेय ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और 0 के बराबर और बी से छोटा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। पहले अपन क्या कहते थे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और ये इसके अंदर ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। इसके ऊपर आधारित इसके द्वारा अपन को एलसीएम भी पूछा जाता है कि एलसीएम भी ज्ञात करो। एक तो इस टाइप के प्रश्न के ऊपर आपको ज्यादा फोकस देना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के ऊपर आधारित है। ये प्रमेय भी पूछ सकता है कि ये क्या है, तो आपको ऐसा लिख देना है, पूरा लिखना है, और इसके ऊपर आधारित अंकिंग प्रश्न भी पूछ सकता है। दूसरा टाइप का है जो प्रश्नावली 2.1 है। जो प्रश्नावली 2.1 है उसमें 1-2 तो उदाहरण है और उसका प्रश्न संख्या 1 से 3। उसके अंदर यह आता है कि सिद्ध करो कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस a का रूप होता है। सिद्ध करो कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस a के रूप में होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार के प्रश्न है 2.1 के अंदर, और 1-2 उदाहरण भी है। तो इनके ऊपर आप एक बार पहले से याद है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर देना। एक आता है एक 2.4 में कि बिना भाग की लंबी प्रक्रिया करके बताओ कि ये दशमलव पर शांत है या अशांत है। तो अपन को पता है जिन संख्याओं के हर में 2 की घात n या 5 की घात n के रूप में नहीं है, यानी उनके हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या आ जाती है, जैसे 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, तो वे अशांत की तो गिनती में आ जाता है।
और यदि केवल अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 ही है, केवल 2 है तो भी हो सकता है, क्योंकि उसको 5 की घात 0 भी लिख सकते हैं। किसी भी संख्या की घात 0 होने का मतलब ये होता है। और यदि केवल 5 हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 की घात क्या लिख सकते हैं 0, लेकिन वो इस प्रकार में होता है तो ये शांत और शांत। ये मेरा अनुमानित रूप से मैं आपको बता रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि आज तक मैं मेरे इस प्रकार में खरा उतरा हूं। 2018 के अंदर ये, 19 के अंदर ये, पूर्व के अंदर ये, तो लगभग आपको ये नंबर 1 इस पे फोकस देना है, इन प्रश्नों को इस टाइप पे फोकस देना है, ये फोकस देना है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये प्रश्न वापस नहीं आएंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये प्रश्न तो आगे आपको याद भी हो गए, लेकिन इन प्रश्नों पर आपको ज्यादा फोकस करना है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेकर के अब लेता हूं प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 सबसे पहले मैं प्रश्नावली 3 के अंदर 2018 के देखता हूं, क्योंकि बहुत कम टाइम के अंदर मुझे बहुत कुछ करना है, इसलिए मैं आपको बहुत कम टाइम के अंदर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। प्रश्नावली 3 और आप भी पूरा ध्यान दे रहे हैं 2018 का। प्रश्नावली 3 में 2018 का आया था विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय के द्वारा x4 - 3x² + 4x - 3 में x² + 1 - 1 का भाग देने पर, इसका भाग देने पर शेषफल भी ज्ञात करो और भागफल भी ज्ञात करो। ये मैं शॉर्टकट के अंदर बता रहा हूं। ये प्रश्न इस प्रकार, यानी उसके द्वारा भाग देना है तो अपन को पता है भाग देने के लिए ये है, इसको थोड़ा अपन को क्रम से लिखना है। यहां पर क्रम इसमें लिख दिया है, x² लिख दिया है, +1 लिख दिया है, ये लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले x² होना चाहिए, यानी घातों को क्या लिखना चाहिए घटते क्रम में। घात लो आ गई, फिर x वाला आ गया, फिर ये आ गया, फिर इसके अंदर भाग देना है और भाग दे करके लास्ट के अंदर यदि केवल इस संख्या से छोटी संख्या आ जाएगी घातांक में तो भाग नहीं जाएगा, ये आ जाएगा भागफल, ये आ जाएगा शेषफल, ये आपको भाग देना है। मैं आपको पढ़ाया हुआ पूरा है, लेकिन मैं तो आपको शॉर्टकट के अंदर ये वापस याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आपको ऐसा करना है। करना आपको है 2019, ये आ गया 2018 में 2019 के अंदर आया है निम्नलिखित समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करो, और वो है 1/x + 2 2/ये और ये। सबसे पहले इस विधि से हल करने के लिए अपन को क्या करना है, वैसे तो कई प्रकार की विधियां हैं, गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है, श्रीधराचार्य सूत्र या मानक विधि है, लेकिन यदि किसी विधि का नाम दिया गया होता है तो पर्टिकुलर वही विधि काम में लेनी है। यदि विधि का नाम दिए केवल कह रहे हल करो तो अपन जो विधि अपन को बहुत उचित तरीके से आती है उस विधि को अपन को काम में लेना है। यहाँ पर अपन ये आ गया, ये इनकी पहले अपन यहाँ पर लघुत्तम लेकर के इनकी जोड़ बाकी करेंगे, वजन गुणा करेंगे और बराबर ये लिख देंगे। क्यों? क्योंकि जिस भी संख्या के समीकरण के गुणनखंड करना है तो इस तरफ क्या बचना चाहिए 0 बचना चाहिए, पूरा का पूरा संख्या इस तरफ आनी चाहिए। फिर अपन ने जो कक्षा 8 और 9 के अंदर पढ़े हैं वो इनके टुकड़े हो जाएंगे बराबर 0, फिर लिख देंगे या तो इसका मान 0 या इसका मान 0 और x बराबर, x का मान कितना आएगा, जितनी x की घात होती है उतने x के मूल होते हैं। x की घात 1 है तो 1 ही उत्तर आएगा, x² है तो उसमें 2 उत्तर आ जाएंगे, 3 है तो 3 उत्तर आ जाएंगे। ये गुणनखंड x। और फिर आता है अपन बात करते हैं पूरक 2019 की। पूरक 2019 के अंदर आया है, एक ही तो आया है इसमें सवाल, 2 क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे 28 से स्टार्ट हो गया 28 30, 2 क्रमागत, देखो शॉर्टकट में 2 क्रमागत से तात्पर्य लगातार, सम भी होना और धनात्मक भी होना। इसका क्या मतलब हुआ, सम का मतलब होता है यदि अपने उत्तर के अंदर विषम आता है तो वो मान अपन को छोड़ना पड़ेगा। धनात्मक का मतलब होता है उत्तर निकालते समय कोई मान यदि तो ऋणात्मक आता है तो उस मान को भी अपन को छोड़ना पड़ेगा, चाहे सम हो चाहे विषम हो, उनके बीच में अंतर 2 का ही होता है। कोई क्या करता है, एक संख्या को सम के अंदर x मान लेता है, दूसरी संख्या x + 2 मान लेता है सम के, और विषम के अंदर वो x मान करके यहाँ पर x + 3 या x + 1 मान लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उनकी क्रमागत संख्याओं के बीच के अंदर अंतर 2 का ही होता है, दोनों का अंदर ये। और ये बाद में सम और विषम किसके मान पर डिपेंड कर देगा, x के मान पर। और फिर हम 2 क्रमागत ये रहा, माना कि 2 क्रमागत विषम के अंदर एक संख्या x है, अगली x प्लस 2 है, फिर लिख देंगे प्रश्नानुसार वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल बराबर हो जाएगा 340 है, 340 है। फिर इसको सोल्व करके वही कोई सी भी विधि, चाहे पूर्ण वर्ग विधि ले लो, चाहे गुणनखंड ले लो, चाहे मानक सूत्र के द्वारा x का मान निकालेंगे। x का मान आएगा 2 मान आएगा, लेकिन उस मान में से यदि मान विषम आता है तो अपने काम का नहीं है, छोड़ देंगे, सम आना चाहिए। यदि माइनस में आता है तो काम का नहीं है, क्या आना चाहिए, 1 उतरा जाएगा, वो x का। अतः एक संख्या x का मान और दूसरी संख्या x प्लस 2 का मान। ये आपके पूरी क्लियर कट हो गया। देखो आप एक बार वापस नजर डालिए रिवीजन में 2018 का 30वीं प्रश्नावली के अंदर ये आया है, भाग 2, भाग देने के बाद में ये आ जाएगा शेषफल, ये आ जाएगा भागफल। गुणनखंड विधि के द्वारा हल करो और 2 क्रमागत ये वाला, ये दोनों तो सेम ही है, इनका इसमें समीकरण दिया है, इसमें पहले समीकरण अपन को बनाना पड़ेगा। अब इसके ऊपर नजर डालने के ऊपर साफ नजर आता है कि 2020 के अंदर किस प्रकार का, हाँ हालांकि तो रिपीटेशन भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये इनमें भी आ सकता है, लेकिन पूरा का पूरा आपके वापस उस प्रकार के नहीं आते हैं, क्योंकि पेपर सेटर्स होते हैं, वो बचे हुए टॉपिकों को भी पूरा का पूरा किताब को 2-4 सालों के अंदर किताब में लाने की कोशिश करते हैं। अब बात करता हूं मैं मेरे हिसाब से, मेरे आइडिया से 2020 के प्रश्न, संभावित प्रश्न पत्र क्या आ सकते हैं। नंबर 1 सबसे पहला आता है 3.1 के अंदर है कि निम्न एक इस प्रकार का भी सवाल है जिसमें शून्यांक भी ज्ञात करो और शून्यांकों में संबंध भी ज्ञात करो, शून्यांकों में संबंध भी ज्ञात करो। यानी शून्यांक मतलब बोलिए क्या कहते हैं, एक एल्फा होता है, एक बीटा होता है। ये एक तो इस टाइप का जो 2.1 के अंदर है, पहला सवाल है। उदाहरण भी है, यदि इस प्रश्नावली में आप केवल उदाहरण याद कर लो तो उदाहरण के द्वारा वो भी हो सकता है। जैसे इसमें लिखा है कि x² - 2x - 8 के शून्यांक भी ज्ञात करो और उनके शून्यांकों की संबंध के अंदर सत्यता भी ज्ञात करो, भाई सही है या नहीं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, शॉर्टकट में बता देता हूं। माना कि इसको अपन मान लीजिए fx, फिर इसके अपन को क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। इसके क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। अपन इसके बीच के टुकड़े करके इस प्रकार के गुणनखंड कर देंगे, इसमें से कॉमन लेकर के x - 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, और ये हो जाएगा। और फिर अपन यहाँ पर ये fx का मान आ जाएगा, और फिर अपन fx बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिखने पर तो इसका मान भी क्या लिखना पड़ेगा, 0, और पक्षांतर करने पर x का मान 1 तो 4 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा -2, ये हो जाएगा अल्फा और बीटा। फिर अपन पहले से जानते हैं, ये तो आ गया शून्यांक ज्ञात करो, शून्यांक बराबर यहाँ लिख देंगे 4 और माइनस के 2। फिर अपन लिखेंगे, यहाँ लिखने की पूरी विधि होनी चाहिए, शून्यांकों के बीच में संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए -b/a, और इसी तरफ यहाँ लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर होना चाहिए c/a। अब यहाँ पर ये समीकरण अपन पहले यहाँ लाएंगे और यहाँ लिखेंगे, पूरा हेडिंग लिखेंगे शून्यांकों के बीच में संबंध। फिर यहाँ पर अपन लिखेंगे पहले a का मान, फिर b का मान, फिर c का मान। सबसे पहले अपन को समीकरण को देखना है कि समीकरण सही क्रम से है या नहीं है, उच्चतम का ये। फिर अपन को x² के साथ में होता है वो a होता है, x के साथ में होता है वो b का मान होता है, केवल अंकों की संख्या होती है वो c का मान होता है। x के साथ में कोई संख्या नहीं तो अपन यहाँ पे क्या मानना चाहिए, 1। यदि यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता तो 1 नहीं होता, माइनस का 1 होता, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं है तो a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा -2, c का मान हो जाएगा -8, और ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या आया 4 और बीटा का मान क्या है -2। ये पूरी अपनी कॉपी में लिखना ताकि किसी प्रकार की गलती नहीं हो, और ये अपना आप हमेशा क्या करना है, ये आ गया 4 प्लस माइनस का चिन्ह आते हैं अपन को कोष्टक में लिखना है, क्योंकि कई बार उल्टे सीधे चिन्ह ऐसे लिखने पर अपने माइनस प्लस का मिस्टेक हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यहाँ पर b का मान लिख देंगे ये। एक तो पहला काम तो ये, जहां तक संभव है मैं आपको शॉर्टकट के अंदर बता रहा हूं कि ये 2 पॉइंट है, केवल इस चीज को आपको देखना है। पहला सवाल इस टाइप का, शून्यांक ज्ञात करो और शून्यांकों में संबंध भी ज्ञात करो। दूसरा इसी के अंदर किस टाइप का है,
एक बहुपद है, बहुपद मान लिया 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5। अब इसमें x की घात 4 है, इसलिए शून्यांक कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने होते हैं। यदि घात 1 होती है तो x का 1 शून्यांक होता है, 2 होती है तो 2 होते हैं, 3 होते तो 3 और 4 होते तो इसमें अंदर कह रहे हैं कि 2 शून्यक तो दिए गए हैं। 2 शून्यक तो एक तो ये है और एक ये, 2 शून्यक दिए गए हैं। तो अन्य शून्यक ज्ञात करो। अपन को पता है अन्य शून्य कितने आएंगे? 4 आएंगे। 2 तो आगे और 2 और आएंगे। इस टाइप के प्रश्न है जिनको आज तक मौका नहीं मिला। और तीसरा प्रश्न आता है कि यदि fx बराबर x³ - 3x² + x + 2 को gx से भाग दिया, gx से भाग देने पर भागफल x - 2 आया और शेषफल -2x + 4 आया, तो gx का मान बताइए। ये अपन ने पूरा का पूरा प्रश्न है उसको गणितीय भाषा में लिखना है। गणित जिसमें गणित के सवाल हल करने हैं उनको बाकायदा प्रश्न को गणितीय भाषा में लिखना चाहिए। ये fx बराबर ये लिख लिया, ये कह रहा है कि इसको gx से भाग दिया, तो भाग देने पर भागफल ये आ गया, शेषफल ये आ गया, तो gx का मान ज्ञात करो। इसमें अपन को सूत्र लगाना है। मैं आपको यहाँ बता दूं, सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाना है? जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। या तो लिख दो a बराबर VQ + R। ए क्या है? या इसको यूं अपन शॉर्टकट के अंदर समझ सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कौन कहलाता है? जिसमें भाग दिया जाता है। ये तो आ गया भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। भाजक का मतलब जिसका भाग दिया जाता है। भाग किसका दिया गया? इसका। तो ये आ गया gx इंटू भागफल, ये भागफल प्लस शेषफल, ये शेषफल, माइनस के 2x है ये इसको ऐसे लिख दिया। अब इनको वापस खोल लेंगे, इसका पक्षांतर कर लेंगे, ये कट जाएगा और फिर अपन को gx का मान निकालना है। तो इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये इनके चिन्ह बदल जाएगा। जो इसमें से संख्या बचेगी उसके अंदर इसका भाग दे देंगे। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। ये आपको इस प्रकार का ये सोल्व करना है और ये आपकी तीसरी प्रश्नावली कंप्लीट है। 3 साल के प्रश्न बता दिए और आने वाले संभावित बता दिए। इसके अलावा साहित्य आपको किसी भी प्रकार का ये करके फिर अलावा तो दूसरा कर दे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन पहला काम आपको ये करना है, इस प्रश्नावली को ध्यान में रखते हुए और लगभग अनुमानित रूप से आपकी तैयारी ये होनी चाहिए। अब मैं आपको लेता हूं प्रश्नावली 4। ये विद्यार्थियों, जो प्रश्नावली 4 है ये एक 6 अंकों की प्रश्नावली है और कमजोर से कमजोर विद्यार्थी के लिए पास होने में, किसी के प्रतिशत बढ़ाने में और इंटेलिजेंट विद्यार्थियों के 100 में से 100 अंक लाने में इस 6 अंकों वाले प्रश्नों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक नंबर वाले 6 प्रश्नों का मार्जिन इसी एक ही प्रश्न में है और ये वही प्रश्नावली है लगभग अपन ने कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर मैं आपको कितने, पहले मैं आपको आता है हालांकि आपको इसमें 4 प्रकार के आलेख है और 6 नंबर की प्रश्नावली है और मेरा तो मानना यही है कि किसी भी विद्यार्थी के 6 अंक का सवाल छूटना नहीं चाहिए। जहां तक संभव हो टाइम को, कीमती टाइम को ध्यान में रखते हुए आप बीच में भी कभी टाइम मिले 3.25 घंटे में तो इस 6 नंबर के ग्राफ को हल करके कॉपी के अंदर डाल ले, ताकि बाय द वे पीछे लास्ट के अंदर टाइम कम पड़ जाए और 6 नंबर का सवाल छूट भी जाए तो ये आपके बहुत ही मिस्टेक टाइप होता है और ये बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है। इसमें देखो 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं। नंबर 1 अपन समीकरण दिया गया होगा, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे समीकरण हल करना है, लेकिन पहला ग्राफ आता है जिसके अंदर क्या आता है, मान लिया इसमें समीकरण 2 भी होते हैं। पहला समीकरण का ग्राफ खींचा ये और दूसरा समीकरण का भी ग्राफ ये खींचा, तो इसको आगे बढ़ाने पर दोनों मिल जाते हैं। ये कहलाता है अपरिमित रूप से अनेक हल।
इसके अपन खुद तो नहीं निकाल सकते। दूसरा आता है एक समीकरण से ग्राफ ये निकाला, दूसरे से ये आ गया, 3 पॉइंट आते अपन को पता चल जाएगा समांतर है, तो इसका कोई हल विद्यमान नहीं। और तीसरा टाइप का ये आता है जिसके अंदर दोनों ग्राफ ऐसे क्रॉस होते हैं और जहां पर ये कटते हैं वहां पर ये मान हो गया x का और ये मान हो गया y का, क्योंकि अपन को पता है ये x अक्ष होता है, ये मूल बिंदु होता है, ये x डैश होता है, ये y अक्ष होता है, ये y डैश होता है। ये तो आपको पूर्व से पता है, इसलिए इसके अंदर टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई कह देंगे ये बताने दे, नहीं बताने का मतलब ये नहीं है, लेकिन कम टाइम के अंदर अपन को ज्यादा से ज्यादा क्या बता सकते हैं ये। और एक चौथा टाइप का है जिसको अपन को कहते हैं असमीकाय। असमीकायों का मतलब होता है समीकरण भी होता है वो, लेकिन उनके अंदर ये इस प्रकार के होते हैं कि ये बराबर ये होते हैं, या इसके अंदर ये लिख देते हैं, ये इस प्रकार के जिसके बीच के अंदर केवल बराबर का चिन्ह नहीं होता है। समीकरणों में तो क्या होता है, केवल बराबर का चिन्ह होता है, इसमें केवल बराबर का चिन्ह नहीं होता है, छोटा बड़ा या बराबर का चिन्ह होता है, ये समीकरण कहलाती है। और पहले अपन को इसके अंदर भी विधि बताई हुई है कि भाई इसके अंदर सबसे पहले इनको समीकरण के रूप में बदलते हैं, समीकरण के रूप में बदल करके फिर इसका ग्राफ खींचते हैं। मान लिया ग्राफ ये आ गया, अब अपन को इसमें पता नहीं चलता है कि इसका तो क्षेत्र है वो इस तरफ है इस तरफ है, तो अपन क्या करेंगे कि ये मूल बिंदु को संतुष्ट करता है, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा मूल बिंदु की ओर, और यदि ये मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करता है तो ये हो जाएगा मूल बिंदु से दूर की तरफ। ये समीकरण, ये तो आपको मैं नॉलेज के रूप के अंदर बता दिया। ये 2018 के अंदर भी यही आया है, 2019 में भी, आलेख के अंदर भी यही आया है। इस समीका को आज तक ही मौका नहीं मिला है, इस समीका को आज तक भी मौका नहीं मिला, तो हो सकता है इट मे बी पॉसिबल कि इस समीका में से प्रश्न आ जाए। सबसे पहले मैं आपको देखो एक प्रकार का ग्राफ बता देता हूं मैं, फिर आप इनको हल कर लेना। ग्राफ को पूरी विधि से कैसे हल करना है, क्यों, क्योंकि एक आ रहा तो भी ठीक है, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि जो एक्सीडेंट कौन होता है, जो फर्स्ट होता है ड्राइवर के, मैं तो साइड से निकाल लूंगा, वो एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि वो कोर से निकालने की कोशिश करता है, फिर कोर के पास में तो छोटे व्हीकल होते हैं, वो फैल जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, फिर एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए जो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है वो छोटे प्रश्नों में, इजी प्रश्नों में उसकी गलती हो जाती है, घर आकर के देखता है यार ये तो मुझे आ रहा था, लेकिन आने के बावजूद भी ये मेरी तो गलती हो गई। तो ऐसा आपको नहीं करना है, मेरा यही मानना है। सबसे पहले आपको देखो मैं 2018 वाला बता रहा हूँ। 2018 के अंदर ये है कि आलेख की विधि से इनको हल करना। ये आलेख की विधि हो गया, एक मैं आपको बताऊंगा 2018 वाला, फिर आप अपना आप करते रहना। आलेख की विधि में सबसे पहले अपन को क्या करना है, ग्राफ पेपर के 2 पृष्ठ होते हैं, एक तो होता है जिसके ऊपर चौकड़ी वाला ग्राफ होता है, एक होता है व्हाइट वाला। उस ग्राफ कॉपी को अंदर ऐसे बीच के अंदर कॉपी में डालना है, ताकि कॉपी के पीछे नहीं लगाना है, ताकि वो पीछे नहीं देते। कई बार क्या होता है कि ग्राफ की कॉपी के पीछे लगा देते हैं, फिर वो जुलते लास्ट में फिर भी जाता है, फिर कॉपी के बीच में लगाना है। सबसे पहले अपन को सारणी बनानी है, जो व्हाइट वाला पेज है उसके ऊपर यहाँ लिखेंगे सारणी। सारणी नंबर 1 का मतलब है ये समीकरण नंबर 1 से लिया गया है, ये समीकरण नंबर 2 से लिया गया है, और लगभग 3 पॉइंट पर्याप्त है। 3 पॉइंट ये सारणी नंबर 2 ले लेंगे, इसके अंदर 3 पॉइंट एकदम एक्यूरेट हो जाएंगे, ये इसके द्वारा। और वापस चलते हैं अपन रफ कार्य, जो आपकी तो कॉपी का अंतिम पृष्ठ है उसमें रफ कार्य समीकरण नंबर 1। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि यार सारणी बनाना नहीं आता है, जबकि सारणी बनाना सबसे इजी। क्या करना है, कोई सा भी समीकरण ले लो आप, सारणी बनाना सबसे इजी, और 3 पॉइंट्स ले लो, चौथा पॉइंट लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले यहाँ देखो अपन आगे रखो 6 नंबर का प्रश्न है, इसलिए आप बहुत सावधानी पूर्वक 6 अंकों का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, यदि कोई संख्या माइनस की होती, जैसे ये माइनस की होती तो इसको इस तरफ भेज देते, ताकि ये किसकी हो जाती है, प्लस की, लेकिन माइनस की नहीं। ये फिर अपन क्या करते हैं, अकेली संख्या को इस तरफ रख लेते हैं और इस 2x वाले को उस तरफ भेज देते हैं। क्यों भेज तो अपन ऐसे सकते हैं, इसको भी सकते हैं, लेकिन x का मान ज्ञात करते समय फिर क्या करना पड़ता अपन को, 2 का भाग देना पड़ता। तो अपन ऐसा काम क्यों करें, किसी को भाग देने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान लिखते जाएंगे और y का मान आता जाएगा। माइनस वाली को उस तरफ भेज देते तो प्लस का हो जाता। ये 2 वाला अकेली संख्या को इस तरफ रखना, ताकि किसी भी संख्या का भाग देने की आवश्यकता न पड़े। फिर अपन को इसको भेज दिया, अब x का मान यहाँ लिखते जाएंगे, y का मान अपना आप आता जाएगा। जहां तक संभव हो अपन को कोशिश ये करना है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, ग्राफ पेपर तो इतना बड़ा है, लेकिन ग्राफ एक छोटा सा खास ऐसे
ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम ग्राफ इतना खींचना चाहिए, उस दो पेपर है ग्राफ उसका लगभग 75% भाग कवर करे, छोटा नहीं खींचना चाहिए। तो अपन को पॉइंट्स ऐसे लेना है। कैसे पॉइंट्स लेना है? कुछ पॉइंट्स लेना है माइनस में, कुछ लेना है प्लस में। माइनस में लेने का मतलब है एक्स का माइनस लेंगे इस तरफ आ जाएगा, वाई का माइनस इस तरफ ले लेंगे, तो पूरे लगभग ग्राफ को कवर कर देंगे। सपोज करो कि एक्स की जगह लिख दिया 0, एक्स की जगह क्या लिख दिया 0, तो अपन y बराबर 6 माइनस 2 और x की जगह लिख दिया 0, तो ये क्या हो गया 20 हो गया? नहीं, ऐसा 20 नहीं होता है। 2 और x के बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। तो ये हो गया 6 माइनस 2 बराबर 2 नहीं होता है, क्या होता है 0, तो क्या बच गया 6। ये एक बार मैंने बताया, फिर आपको अंगुली से उत्तर आ जाएंगे, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। यू आर ए 10th क्लास की स्टूडेंट, इसलिए आपको इस प्रकार के करने की आवश्यकता नहीं है। x बराबर 0 रख दिया, ये 0 रख दिया 0 हो गया, y का मान आ गया। अब लिख देंगे कुछ माइनस का। सपोज करो कि x की जगह लिख दिया माइनस का 1, माइनस 1 को माइनस 2 को गुणा किया तो 2 आ गए, 2 को 6 को जोड़ कर दी तो कितना आ गया 8, और कुछ लिख दिया 6 माइनस 2 इंटू माइनस 1, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 8। अब अपन इसके अंदर लिख दिया 4, x के स्थान पर लिख दिया 4 इंटू माइनस 8 माइनस, ये आपके 3 पॉइंट्स की सारणी तैयार हो गई। कुछ मिनटों के अंदर सावधानी पूर्वक आपको सारणी सही करनी है। और सारणी सही तो गलत की अपन को पता कैसे चलेगा? यदि अपन किसी भी कोई भी ग्राफ खींचेंगे, एक सरल रेखा आएगी तो अपन देख लेंगे अपनी सारणी लगभग सही है। यदि सरल रेखा नहीं आएगी, ऐसे आने से पता चल जाएगा कि अपने कोई ना कोई पॉइंट के अंदर मिस्टेक है। और एक बार मिस्टेक हो जाती है नहीं, फिर उस मिस्टेक को अपने हाथ से पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। कई बार मैं कॉपी देखता हूँ, एक बार मेरे से भी होगी, शॉर्ट पार्ट एक बार मैंने पीछे से लिख दिया, चाहे मैं 1000 बार की बाद में बता रहा शॉर्ट पार्ट पीछे, मुझे मैं मेरी गलती को पकड़ नहीं सका कि शॉर्ट पार्ट ऐसे होते हैं। इसलिए आप एक बार करो नहीं तो एकदम से। अब ये आ गया दूसरा समीकरण। दूसरे समीकरण से अपन को सारणी नंबर 2 बना लेंगे। ये मैंने अभी कहा था कि तो माइनस वाली संख्या को उस तरफ भेज दो, ये किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा 2 + y = 2। अब इसके अंदर y का मान तो लिखते जाएंगे, y का मान लिखते जाएंगे, x का मान आ जाएगा, लेकिन 2 का भाग देना तो अपन को ये थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए कि ऐसी संख्या लेनी चाहिए जिसमें 2 का भाग लेंगे। तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी, ये पहले से सम संख्या है तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, सम संख्या लिखते जाएंगे तो 2 का भाग आराम से चला जाएगा। सबसे पहले तो लिख दिया 0, सपोज करो कि y की जगह क्या लिख दिया 0, तो x का मान क्या आ जाएगा 2 + 0/2, इसकी जोड़ की 2, ये आ गया 1। y की जगह लिख दिया -2, y की जगह लिख दिया -2, -2 लिखा, 2 में 2 घटाया 0, 0 में 2 का भाग दिया 0, y की जगह लिख दिया 4 लिख दो, 3 लिखते 5 हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर लिख दिया y की जगह -2 लिखा, y के स्थान पर क्या लिखा -2, तो 2 में 2 घटे 0। अब इसकी जगह मान लिया 4 लिख दिया, 4 और 2 कितने हो गए 6, y की जगह क्या लिख दिया 4, तो 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग दिया, क्या उत्तर आ गया 3। ये अपनी सारणी बन गई। ये अपन रफ कार्य पूरा कर लिया इस पृष्ठ के ऊपर कि फाइल किसी भी प्रकार की सारणी बन गई, इसका मतलब 50% काम पूरा। अब उसके बाद में अपन ग्राफ कॉपी के अंदर बीचों बीच ऐसे अपन को लाइन खींचना है। यहाँ x अक्ष लिखना है, ये मूल बिंदु हो जाएगा, ये y अक्ष लिखना है। यहाँ x डैश अक्ष का मतलब होता है x का मान जो भी माइनस में आएगा वो इस तरफ आ जाएगा, और y का मान जो भी माइनस में आएगा वो इस तरफ आ जाएगा। और जहां तक संभव हो एक एक बिंदु की एक एक ले लेते हैं। ये कहलाता है बड़ा खाना। इसकी साइज होती है 1 सेंटीमीटर लंबा होता है, 1 सेंटीमीटर ही चौड़ा होता है। ये इसके अंदर अपने ग्राफ कॉपी आ गई। यहाँ लिखेंगे पहला शब्द x का मान 0, ये x का मान आएगा प्लस में, x का मान माइनस में, y का मान प्लस में। ये सब आप पहले से जानते हो, नॉलेज है। x की जगह 0, x की जगह 0, y की जगह 6, 1 2 3 4 5, और ये लगभग यहाँ में यहाँ ले लेता हूँ 6। ये बिंदु आ गया। x का मान -1, -1 का मतलब यहाँ, y की जगह 8, यह हटा गया, इस तरफ आ जाएगा। और 4 और x की जगह 1 2 3 4, ये आ जाएगा -2, ये इस तरफ आ जाएगा। और अपन ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और अपन यहाँ लिख देंगे कि ये किस समीकरण का है।
यहाँ लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 6 का है। मान लिया, सपोज करो कि 3 पॉइंट नजदीक नजदीक भी आ जाएंगे नहीं तो भी इनको अपन आगे बढ़ा सकते हैं, तो भी अपन इनको आगे बढ़ा सकते हैं, कितना भी आगे ले सकते हैं, 3 पॉइंट नजदीक आए, लेकिन इसको कम से कम 75% को कवर करवाना है। और यहाँ अपन ने लिख दिया कि ये इस रेखा, ये जो समीकरण दिया गया है इसका लाइन ये है। उसी प्रकार ये खींचेंगे, x का मान 1, y का मान 0, 1, y का मान 0, 0 का मतलब ये था ये, x का मान 0, y का मान -2, तब अपन को पता चल जाएगा कि ऐसा है अगर x का मान 3, 1, 2, 3, y का मान 4, 1, 2, 3, 4, ये इस प्रकार का, और ये ऐसे अपन ग्राफ खींच देंगे, ये तीर का निशान लगा देंगे, ये इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे ये इस रेखा का है 2x - 2 बराबर 0। अपन को पता चलता है, वो पीछे को पता चल जाएगा ये इस ग्राफ है, ये इस ग्राफ है, यहाँ x लिख दिया, यहाँ पर बिल्कुल तगड़ा लिखना है और यहाँ पर लिख देंगे पैमाना, जहाँ पर खाली थी गई पैमाना x व y अक्ष पर, दोनों पर समान है, x व y अक्ष पर क्या लिख देंगे, एक अंक बराबर 1 सेंटीमीटर लिख दो या एक बड़ा खाना लिख दो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का ही होता है, 1 सेंटीमीटर लंबा होता है, 1 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, ये यहाँ पर पैमाना लिख दिया। अब जहां पर दोनों ग्राफ कटते हैं उसी अपन को स्केल से ऐसे सीधी डॉटेड लाइन खींचना है और यहाँ ये x अक्ष को काटता है वो x का मान हो जाएगा और जहां ये y अक्ष को काटता है वहां पर y अक्ष हो जाएगा और लास्ट में लिखना है अतः x बराबर ये, y बराबर ये। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, ग्राफ करके छोड़ देते हैं, यहाँ पर हल लिखने की कोशिश करते नहीं है। विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ऐसे उनके ग्राफ पे हल दोबारा करते नहीं है और फिर यहाँ पर लास्ट में x का मान लिख देंगे और y का मान लिख देंगे। कुछ के अंदर आता है जैसे x और y का मान आ गया, फिर कुछ प्रश्न के अंदर जैसे 2018 के अंदर आया है, 2018 के अंदर भी इसी के अंदर ये पूछा है, इसके द्वारा आलेखीय विधि के द्वारा हल करो और फिर लिखा है इसमें, इसके अंदर फिर बाद में लिखा है कि इसमें लिखा है 6x + 7y बराबर p हो तो p का मान बताओ, 6x + 7y बराबर p हो तो p का मान बताओ। फिर इसके अंदर कुछ विद्यार्थी प्रश्न को आधा अधूरा छोड़ देते हैं, इसके बाद में फिर अपन यहाँ पर x की जगह मान लिखेंगे, y की जगह मान लिखेंगे और वो मान p का हो जाएगा, लास्ट में लिखेंगे p बराबर ये। अब अपन क्या करेंगे, ये मैंने आज आपको 4 प्रश्नावलियों का वापस बताया है कि भाई 4 प्रश्नावलियों में से पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, और मैं यही आशा और अपेक्षा करता हूं आज आप घर जाकर के 2018 के, 19 के, पूरक 19 के जो भी आए हैं और संभावित 20 में से आने वाले हैं। और ये अब की बार मैंने बता दिया है, ये 6 नंबर का है, ये आलेखीय विधि के द्वारा, ये 1 सेकंड 5 मिनट के अंदर, जैसे 2019 के अंदर इसी के अंदर प्रश्न में से ये आलेखीय विधि के द्वारा हल करो, 2019 में आया है कि आलेखीय विधि के द्वारा हल करो और यदि x + y का स्क्वायर बराबर तो है हो तो a का मान बताओ, तो अपन को पता फिर आलेखीय विधि से x का मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा, फिर x + y का होल स्क्वायर करके जो मान आएगा वो a का आ जाएगा। और इसी प्रकार 2019 पूरक के अंदर, इसके अंदर क्या आया है, 2019 पूरक के अंदर आया है x + y बराबर 3 और 2x + 5y बराबर 12, आलेखीय विधि से हल करो और उन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जहां पर इनके द्वारा निरूपित रेखाएं x अक्ष को काटती है, इनके द्वारा निरूपित रेखाएं x अक्ष को काटती है, y अक्ष को नहीं, x अक्ष पर। तो x अक्ष कहाँ काटता है, x अक्ष को काटने वाले बिंदु को यहाँ a लिख देंगे, b लिख देंगे और फिर वो a और b के ये मान लिख देंगे। ये अपन इसको देखने से पता चलता है 2018 में, 19 में, पूरक में सब के सब ये आलेखीय विधि के द्वारा हल आया है और इस समीकरण को कभी भी मौका नहीं दिया। तो मैं ये नहीं कहता कि समीकरण आएगी, ये नहीं आएगा, ये तो आपको सोल्व करने पर आपको पता भी चल गया और आपके समझ में भी आ गया, लेकिन इस समीकरण कभी आपको विशेष प्रकार का फोकस देकर के ये 6 अंक आपको पूरी कंप्लीटली करना है। थैंक यू।